अच्छा जी, चलें आज जो नया टॉपिक है हमारा वो है इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन। तो इससे जो इसका मकसद जो है वो सारा ये है कि हमने इन विवो स्टडीज को जो है वो मिनिमाइज करना है, वो कोशिश करें कि इन विवो स्टडीज कम से कम हो। तो इन विवो स्टडीज इस ना मेरे कर माइक ऑफ कर दो प्लीज। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा जी, अब ठीक है। तो जो इन विवो स्टडीज को ना करने के लिए हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई रीजन हो, कोई ऐसा रिलेशनशिप हो कि हम इन विट्रो स्टडी कर लें और उसको फिर हम कहेंगे जी ये इन विट्रो रिजल्ट्स इस तरह के आ रहे हैं, तो उस हिसाब से इन विवो रिजल्ट्स को हम प्रिडिक्ट कर सकें कि ये कैसे होंगे। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आगे जाके डिस्कस करेंगे ये चीज़ें क्लियर होती होंगी। थोड़ा सा ये मुश्किल टॉपिक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मतलब शायद इसके ऊपर थोड़ा सा समझाना मुश्किल होगा, क्योंकि वो बोर्ड के ऊपर चीज़ें बना बना के सिखाना ज़रा इजी वे होता है। बहरहाल लेट्स ट्राई इट। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्यों नहीं आ रही? हाँ जी, होता क्या है कि जो स्लो रिलीज़ हैं या कंट्रोल रिलीज़ टैबलेट्स हैं या जो भी फॉर्मुलेशंस हैं, उनके अंदर जो रेट लिमिटिंग स्टेप है, अभी हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं रेट लिमिटिंग स्टेप को। उनके अंदर रेट लिमिटिंग स्टेप जो है वो क्या होता है? डिसोल्यूशन, कि जब जब ड्रग डिसोल्यूट हो जाएगी जैसे ही, तो वो फिर एब्ज़ॉर्ब भी ईज़िली हो जाएगी। तो रेट लिमिटिंग स्टेप अगर हमें पता हो कि ये इसमें कितना टाइम लगेगा, तो उसमें हम एब्ज़ॉर्प्शन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एब्ज़ॉर्प्शन में कितना टाइम लगेगा। लेकिन उसके लिए हमें जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें डाटा जनरेट करना पड़ेगा और डाटा को वैलिडेट करना पड़ेगा कि जी हाँ, ये जो इन विट्रो एक्सपेरिमेंट है दैट कैन बी कोरिलेटेड विद द इन विवो रिजल्ट्स। तो IVIVC basically the establishment of a relationship between the release of drug in vitro and its release in vivo. Release in vivo का मतलब ये है कि ये GAD के अंदर जाके ये टैबलेट्स में से ड्रग निकल आई, रिलीज होगी और वहां से फिर ये ब्लड में किस तरह रिलीज होगी, यानी एब्जॉर्ब कैसे होगी। ठीक है, एंड इट्स रिलीज इन विवो और इट्स एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड द IVIVC. If such a correlation exists, then one is able to predict the plasma concentration time profile of a drug from its in vitro dissolution. यानी अगर एक रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल कि एक टैबलेट है वो 5 मिनट में रिलीज डिसोल्यूट हो रही है 5%, और उसी टैबलेट को जब हमने किसी इंडिविजुअल को दिया और 5 मिनट्स में उसकी एक कंसंट्रेशन आ रही है। ठीक है, फिर वो 10 मिनट्स में कितनी रिलीज हुई और 10 मिनट्स में इन विवो कितनी कंसंट्रेशन आई, 15 मिनट्स तक कितनी रिलीज हुई, 15 मिनट्स तक कंसंट्रेशन कितनी आई। ठीक है, इसी तरह आफ्टर 1 आवर कितनी रिलीज हुई, 2 आवर्स कितनी रिलीज हुई। तो जितना टाइम वो रिलीज होने में ले रही है और वही उसी फार्मूलेशन की एक और टैबलेट हमने अगर इन विवो दी हुई है किसी को, और उसकी एब्जॉर्प्शन साथ साथ हम चेक कर रहे हैं कि ये एब्जॉर्ब कितनी देर में हो रही है, तो इन दोनों डाटा को हम कोरिलेट करेंगे। तो अगर वो दोनों एक दूसरे के कोरिलेट स्ट्रेट लाइन आ रही हो कि जब जैसे जैसे ड्रग की डिसोल्यूशन बढ़ रही है वैसे वैसे ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक सक्सेसफुल IVIVC है, सक्सेसफुल इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन है। फिर नेक्स्ट टाइम हमने अगर उस ड्रग की एब्जॉर्प्शन को चेक करना है तो उसमें हमें एब्जॉर्प्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ इन विट्रोस की डिसोल्यूशन चेक करेंगे और डिसोल्यूशन चेक करके हम प्रिडिक्ट कर लेंगे कि इसकी एब्जॉर्प्शन कैसी होगी आफ्टर कितनी देर के बाद ये ड्रग कितने परसेंट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है जी, उसके बाद रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश कोरिलेशन विद टू और मोर फॉर्मुलेशन विद डिफरेंट रिलीज कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्मुलेशन आपने ली, एक एक एक, एक जो है वो इमीडिएट रिलीज टैबलेट ले लिया और उसका आपने कोरिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया और वो ठीक है। ये बेसिकली ये फॉर्मुलेशन की प्रॉपर्टी हम चेक नहीं कर रहे, ये हम उस ड्रग की प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं कि ये ड्रग जो है उसकी ड्रग की प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होती है वो उसका BCS क्लासिफिकेशन है, कि एक ड्रग अगर डिसॉल्व जल्दी हो रही है और वो परमिबिलिटी भी उसकी अच्छी है, वो अब्जॉर्ब भी जल्दी हो रही है, तो उसके लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ड्रग अगर डिसॉल्व स्लोली हो रही है लेकिन अब्जॉर्ब वो फास्ट हो रही है, तो उसमें फिर डिसोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगी उसकी एब्जॉर्प्शन, जैसे जैसे डिसोल्यूट होती जाएगी वैसे वैसे एब्जॉर्ब होती रहेगी उसकी। ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक फार्मूलेशन के साथ हम नहीं कर सकते, इसमें हमें ज्यादा फार्मूलेशन लेनी पड़ेगी। स्लो रिलीज है, एक्सटेंडेड रिलीज है, इमीडिएट रिलीज है।
ताकि हमें पता चले कि ये हर तरह की रिलीज फार्मूलेशंस के साथ इसका जो है वो रिलेशनशिप सेम है, कि जिसमें जल्दी रिलीज हो रही है उसमें जल्दी एब्जॉर्ब हो रही है, जिसमें डिलेड रिलीज है उसमें एब्जॉर्प्शन भी उसकी डिलेड है। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है इसके, ठीक है। बेनिफिट्स इसके, दी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीज प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, कि हम ड्रग की रिलीज प्रॉपर्टीज को बड़ा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो डिसोल्यूट किस तरह होगी फ्रॉम द फार्मूलेशन, ठीक है। डिक्रीज द नंबर ऑफ इन विवो स्टडीज नीडेड टू अप्रूव एंड मेंटेन ए ड्रग प्रोडक्ट ऑन मार्केट, यानी अगर हमें अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी देखें तो वो इन विवो स्टडीज नहीं करते कि हर बैच जो बनाया उन्होंने टैबलेट्स का, उसको वो कभी भी किसी ह्यूमन को दे के तो उसके अंदर उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल चेक करके इसको वो जो है वो उसका क्वालिटी चेक नहीं करते कि ये एब्जॉर्ब हो रही है ये नहीं हो रही। वो क्या करते हैं, सिर्फ वो उसकी इन विट्रो स्टडीज करते हैं, उसके सिर्फ डिसोल्यूशन स्टडीज करते हैं, और डिसोल्यूशन स्टडीज अगर उसकी पास हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये ड्रग डिसोल्यूट हो रही है तो ये एब्जॉर्ब भी हो जाएगी इजीली, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि नीडेड टू अप्रूव and maintain a drug product on the market, resulting in an economic benefit as well as a decreased regulatory burden. Economic benefit क्या है इसमें, कि जब आपको इन विवो स्टडीज नहीं करनी पड़ेगी तो वो डेफिनेटली दे विल दैट विल सेव अ लॉट ऑफ बजट, क्योंकि इन विवो स्टडीज के ऊपर अच्छा खासा बजट लगता है आपको। जिंदा जानवर चाहिए हैं या ह्यूमन चाहिए हैं जिसको आपने ड्रग देनी है, फिर उसके ब्लड सैंपलिंग करनी है, फिर सैंपलिंग के बाद उसका प्लाज्मा में से ड्रग एक्सट्रैक्शन करनी है, उसका एनालिसिस करना है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा एक काम है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम अगर इन विवो इन विट्रो को रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया हो, तो उससे फिर ये हमें इन विवो स्टडीज नहीं करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी है और रेगुलेटरी बर्डन भी कम हो जाता है। रेगुलेटरी बर्डन मीन के जब आपने इन विवो स्टडीज करनी है उसके लिए आपको डेफिनेटली एथिकल अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारी जो है वो आपको ये जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, गाइडलाइंस को। तो ये सारी की सारी जो है वो एक्टिविटीज इनको आप अवॉइड कर सकते हैं बाय आईवीआईबीसी, एंड सेट द क्लिनिकली मीनिंगफुल डिसोल्यूशन स्पेसिफिकेशंस बेस्ड ऑन द प्रिडिक्टेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल, ठीक है। कि हम टाइम प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिसोल्यूशन स्टडीज, कि जब डिसोल्यूशन हमने कर ली तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कि एक फॉर एग्जांपल एक फार्मूलेशन एक्स है, वो कितनी देर में डिसोल्यूट हो रही है तो वो कितनी देर में प्लाज्मा में जाएगी। दूसरी एक वाई टैबलेट है, वो कितनी देर में, वो अगर कम टाइम पे डिसोल्यूट होगी तो वो प्लाज्मा में भी कम टाइम में पहुंचेगी या उसकी परसेंटेज ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। तो ये आगे जाके हम सारे कोरिलेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे या वो उनके जो है वो स्कैटर प्लॉट्स को शो करेंगे। उसके बाद फिर वेज ऑफ इवैल्यूएटिंग द प्रेडिक्टेबिलिटी, किस किस तरह से हम कर सकते हैं। नंबर वन, इंटरनल प्रेडिक्टेबिलिटी। उसमें ये है कि एक ही बैच ऑफ प्रोडक्ट बना है, एक फार्मूलेशन बनी है, उसी फार्मूलेशन में से टैबलेट को लेके या जो भी डोजेज फॉर्म है उसको लेके हमने उसकी इन विट्रो स्टडी करी और उसी की इन विवो स्टडी करके तो कोरिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द पीके प्रोफाइल ऑफ द फार्मूलेशन दैट वर यूज्ड टू डेवलप द कोरिलेशन, ठीक है। कि एक बैच में जो प्रोडक्शन हुई है उसी में से हमने कोरिलेशन एस्टैब्लिश की और उसी बैच के लिए वो एप्लीकेबल है, या उसी डोजेज फॉर्म के लिए उसी फार्मूलेशन के लिए एप्लीकेबल है वो, ठीक है। किसी और फार्मूलेशन के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी जो वे ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी है दैट इज एक्सटर्नल प्रिडिक्टेबिलिटी। इसमें यह है कि द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द प्रोफाइल ऑफ ए लॉट और फार्मूलेशन दैट वाज नॉट यूज्ड टू डेवलप द आईवीआईबीसी। उसमें यह है कि एक फार्मूलेशन आपने बना ली है और अगली दफा नया बैच आया है तो उसमें आपको आईवीआईबीसी एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आप उसकी इन विट्रो स्टडीज करें और उससे आप कह सकते हैं कि इसकी कोरिलेशन जो है वो होगी विद इन विवोस की एब्जॉर्प्शन के साथ। तो नॉर्मली जो है वो एक्सटर्नल प्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि जब एक दफा आईवीआईबीसी एस्टेब्लिश हो गया हुआ है तो उसमें हम हर दफा जब भी कोई नई नई फार्मूलेशन बनती है या नया बैच बनता है उसमें इन विवो स्टडीज नहीं करनी पड़ती। तो यूएसए में और यूरोप के अंदर जो है वो बायोइक्विवेलेंस स्टडीज वो भी इसी बेस के ऊपर वेव ऑफ कर देते हैं। वेविंग क्या है, बायो वेवर्स, ये जब बायोइक्विवेलेंस पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे कि किस तरह की ड्रग जो है वो हम उसके लिए हमें बायोइक्विवेलेंस स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे भी ये काम करते हैं कि जी वो बायो इक्विवेलेंस स्टडी नहीं करते, क्योंकि बायो इक्विवेलेंस का क्या मतलब है कि लाइफ के अंदर इक्विवेलेंस, बायो जहां पे आगे उसका मतलब है कि ये इन विवो है, ठीक है। तो बायो इक्विवेलेंस को प्रिवेंट करने के लिए वहां पे भी अगर एक इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन एस्टेब्लिश है तो उसमें सिर्फ इन विट्रो स्टडीज करके तो वो इसको
ड्रग प्रोडक्ट को पास कर देते हैं कि जी ठीक है, ये जो नई एक फार्मूलेशन आई है, ये एक जो नया ब्रांड आया है, ये पहले वाले ब्रांड के इक्विवेलेंट है, ठीक है। वैसे जो एक प्रोटोकॉल है या जो एक रिक्वायरमेंट है कि जब भी कोई नया ब्रांड आएगा किसी ड्रग का, तो दैट मस्ट बी बायो इक्विवेलेंट विद दी उसका जो भी ब्रांड लीडर है, उसका जो भी जेनेरिक जो जो भी इसका मदर ब्रांड आप कह लें, कि जिस कंपनी की रिसर्च प्रोडक्ट है उसके साथ वो बायोइक्विवेलेंट होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स जिनमें अच्छा आईवी-आईवीसी कोरिलेशन एस्टेब्लिश हो चुका हो, वहाँ पे इन विवो स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इन विट्रो बायोइक्विवेलेंस स्टडी के लिए सिर्फ़ वो जो उसके डिसोल्यूशन स्टडीज़ को कंपेयर करके 2 प्रोडक्ट्स की, तो वो उसको पास कर देते हैं कि ये ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। अच्छा, अब उसके बाद लेवल्स ऑफ आईवी-आईवीसी 3 तरह के लेवल्स हैं कि किस-किस तरीके से आईवी-आईवीसी करते हैं, ठीक है? नंबर 1 लेवल ए। लेवल ए कोरिलेशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोरिलेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि हम हर पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ रिलेट करते हैं। यानी एक टैबलेट ली हमने, एक फार्मूलेशन की, समझ लें कि 2 टैबलेट्स ली। एक टैबलेट हमने इंडिविजुअल को दी, एक टैबलेट हमने डिसोल्यूशन पे लगाई, ठीक है? यानी ये एक टैबलेट नहीं करते, नॉर्मली ये 6-6 का बैच करते हैं कि 6 टैबलेट्स की डिसोल्यूशन लगाई है और 6 डिफरेंट इंडिविजुअल को एक-एक टैबलेट दी हुई है। ठीक। उसके बाद फिर देखते हैं कि जी ये एब्ज़ॉर्ब कितने-कितने टाइम पे हो रही है। यानी उसका प्लाज़्मा कंसंट्रेशन टाइम लेवल देखते हैं कि ये कितना टाइम लगा है इसको मैक्सिमम एब्ज़ॉर्प्शन होने में। और फिर उसकी डिसोल्यूशन देखते हैं कि इसको मैक्सिमम डिसोल्यूट होने में कितना टाइम लगा है। तो जिस-जिस टाइम पे उसकी एब्ज़ॉर्प्शन देखी, उसी-उसी टाइम पे उसकी डिसोल्यूशन देखी। कि डिसोल्यूशन कितनी ड्रग डिसोल्यूट हो चुकी है। डिसोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि ड्रग डिसोल्यूट हो रही होती है और हम टाइम टू टाइम वहाँ से सैंपल निकालते हैं और उसमें कंसंट्रेशन देखते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन है इसमें, ठीक है? इसी तरह करते हैं ना, डिसोल्यूशन स्टडी की हुई है आपने कभी लैब में? यस सर। अच्छा, हाँ, ठीक है, फिर आपको आइडिया होगा इसका कि हम टैबलेट वो चल रही होती है उसके अंदर, उसमें से हम सैंपल लेके तो उसका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे या जो भी एनालिटिकल मेथड है उससे हम उसको एनालाइज़ कर लेते हैं। फिर उनको हम कंपेयर करते हैं हर टाइम पॉइंट के साथ, इन विट्रो स्टडी को इन विवो के साथ, ठीक है? ये भी ग्राफ आएगा तो फिर इसको डिटेल समझाइएगा। लेवल ए कोरिलेशन कंपेयर्स द परसेंट ड्रग रिलीज़्ड वर्सेस परसेंट ड्रग एब्ज़ॉर्ब्ड। यानी कितने परसेंट ड्रग रिलीज हुई और कितने परसेंट एब्जॉर्ब हुई हर टाइम पॉइंट के ऊपर, ठीक है? इसीलिए इस पे लिखा हुआ है कि इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोरिलेशन एंड रिप्रेजेंट अ पॉइंट टू पॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन इन विट्रो डिसोल्यूशन एंड इन विवो इनपुट रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम द डोजेज फॉर्म। उसके बाद फिर वंस अ लेवल ए कोरिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड एंड इन विट्रो डिसोल्यूशन प्रोफाइल कैन सर्व एज ए सरोगेट फॉर इन विवो परफॉर्मेंस। इसमें जब एक दफा आईवी-आईवीसी एस्टैब्लिश हो गया, लेवल ए कोरिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, तो उसमें फिर हम इन विट्रो स्टडी जो जो रिजल्ट्स हैं उसके डिसोल्यूशन प्रोफाइल को हम कोरिलेट कर सकते हैं। यानी कि डिसोल्यूशन प्रोफाइल जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है उसके एब्जॉर्प्शन प्रोफाइल को भी, ठीक है? अ चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग साइट, मेथड, रॉ मटेरियल सप्लाइज, minor formulation modifications and product strength using same formulation can be justified without need for additional human studies. इसमें ये भी जब लेवल ए कोरिलेशन हो, क्योंकि ये कोरिलेशन हम बेसिकली उस ड्रग के लिए कर रहे हैं, ठीक है? उसके साथ उसमें अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग साइट हमने चेंज कर ली, फॉर एग्जांपल एक किसी एक इंडस्ट्री में बनाया, दूसरी किसी और इंडस्ट्री में जाके अगर उसी ड्रग की टैबलेट बनाई है, तो उसमें हमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा इन विवो, ठीक है? या हमने मेथड चेंज किया उसका कि अगर हमने एक ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड से बनाया है तो, या फिर कोई वेट ग्रैन्युलेशन मेथड है, या जो भी डिफरेंट मेथड्स ऑफ द फॉर्मुलेशन है उसकी टैबलेट की, मेथड चेंज किया है तो फिर भी हमें उसकी इन विवो स्टडीज़ नहीं करनी पड़ेगी वंस अ लेवल ए कोरिलेशन इज़ एस्टैब्लिश्ड। इसी तरह रॉ मटेरियल अगर चेंज किया उसका, डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है वो एक्सिपिएंट्स डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं, तो अगर रॉ मटेरियल उसका या जो उसका एपीआई है उसकी सोर्स अगर डिफरेंट है तो उसमें भी हमें नए सिरे से आईवी-आईवीसी करने की ज़रूरत नहीं है उसकी, या इन विवो स्टडीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइनर फार्मूलेशन मॉडिफिकेशन मीन के उसके अंदर आपने अगर एक्सिपिएंट चेंज कर दिया है, या उसके अंदर आपने कोई बाइंडिंग एजेंट दूसरा यूज़ किया है, या उसको आपने फार्मूलेशन को और किस तरह आप चेंज कर सकते हैं कि एक अगर टैबलेट आपने बनाई है, क्या नाम है आपका, आपने ओवल टैबलेट बनाई है, उसको आपने दूसरी टैबलेट में कन्वर्ट कर दिया, या व्हाटएवर जो भी माइनर चेंजेस, मतलब ये नहीं है कि आपने एक टैबलेट जो है वो बनाई है और उसको आपने एक्सटेंडेड रिलीज बना लिया है या उसको आपने सस्टेन रिलीज बना लिया, तो उसको आप उसके लिए आपको फिर नए सिरे से स्टडी करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत अगर फार्मूलेशन में चेंज है तो वो भी
एक्सेप्टेबल है, इस तरह की रिलेशनशिप अगर एस्टेब्लिश हो चुका है तो उसमें हमें फिर दोबारा इन विवो स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। एंड प्रोडक्ट स्ट्रेंथ मीन कि अगर आपने एक टैबलेट बनाई है 50 मिलीग्राम की और आपने उसके लिए IVIVC एस्टेब्लिश कर लिया हुआ है, उसी ड्रग की अगर आपने 100 मिलीग्राम की टैबलेट बनाई है बाय यूजिंग द सेम मेथड, तो उसके लिए आपको IVIVC करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या उसके लिए इन विवो स्टडीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसमें आप सिर्फ उसकी डिसोल्यूशन स्टडीज करें और डिसोल्यूशन स्टडी जो है वो आपको जो है वो प्रिडिक्ट कर देगी कि जी इस ड्रग की एब्जॉर्प्शन कैसी होगी इन विवो। ठीक है जी। उसके बाद एन इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट इज मेड मीनिंगफुल एंड क्लिनिकली रेलेवेंट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट दैट कैन प्रिडिक्ट द इन विवो ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। इसमें ये जो बात हम पहले कर चुके हैं तो सारी बात का मतलब यही है कि इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट जो है वो जो क्लिनिकली रेलेवेंट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है। क्लिनिकली रेलेवेंट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या है कि उसकी आपने उसकी एब्जॉर्प्शन चेक करनी है, उसकी ड्रग का AUC चेक करना है उसका। ठीक है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन वाले पीके पैरामीटर्स हैं, Cmax उसका क्या है, Tmax क्या है, AUC क्या है, उन सबको चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इन डिसोल्यूशन टेस्ट करके तो उसको जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन विवो ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को। अच्छा जी, उसके बाद लेवल ये सॉरी, ये क्या है कि जी एक टैबलेट दी किसी पेशेंट को, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कि ये ड्रग कंसंट्रेशन है, ये टाइम है। तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो रही है और ये फिर साथ उसकी एलिमिनेशन भी स्टार्ट होगी। तो यहाँ तक मैक्सिमम ड्रग की एब्जॉर्प्शन हुई है। ठीक है, अब इस एब्जॉर्प्शन को उन्होंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड, के 2 आवर्स 4 आवर्स 6 आवर्स 4 आवर्स तक उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो ये 1 आवर में इतना फ्रैक्शन, उसका 0.4 उसका फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हुआ है। 2 आवर्स में ऑलमोस्ट 0.7 मीन 70% ड्रग एब्जॉर्ब हो गई। 2.5 आवर्स में ये 80% के करीब, 3 आवर्स में मोर देन 80%, 4 आवर्स में ये 100% ड्रग एब्जॉर्ब हो गई। यानी यहाँ पे ये 100% हो गया, उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन फ्रैक्शन ड्रग एब्जॉर्प्शन ये स्ट्रेट हो गई। इसका मतलब है मैक्सिमम ड्रग जो है वो एब्जॉर्प्शन यहाँ तक हो चुकी है। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं कि इस टाइम के ऊपर कितनी परसेंटेज ऑफ ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। ठीक है, अब उसी टैबलेट की इन विट्रो स्टडी की परसेंटेज ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन विट्रो। ठीक है, ये 10 मिनट्स 10 आवर्स 20 आवर्स 30 आवर्स, तो इसमें ये 0 टाइम पे 0% ड्रग डिजॉल्व है। 1 आवर पे इतनी है, 2 आवर्स पे 4 आवर्स, ये टाइम गुजरता जा रहा है और ड्रग की डिसोल्यूशन परसेंटेज बढ़ती जा रही है और ये मोर देन 80% या ऑलमोस्ट 100% ड्रग जो है वो आप दे सकते हैं ये 25 आवर्स या 24 आवर्स तक ये डिजॉल्व हो चुकी है। अब आपके पास एक ये डाटा है जिसमें परसेंटेज ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड है और एक ये डाटा है जिसमें परसेंटेज ऑफ ड्रग डिजॉल्व्ड है। इन दोनों का कोरिलेशन जो है वो बेसिकली ये है IVIVC, इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन के। ये अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है कि परसेंटेज ऑफ ड्रग डिजॉल्व्ड एंड परसेंटेज ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड। अच्छा, ये यहाँ पे शायद गलत लिखा हुआ है, रिदा रहमान। क्या प्लीज इसके ऊपर ये ना करो, ठीक है। चलो, अच्छा, ये इस ग्राफ की आपको समझ आ रही है अब? ये मेरे ख्याल में एक साइड के ऊपर परसेंटेज ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब होना चाहिए था, ये गलत है शायद, ये बुक के अंदर जो है ना कि एब्जॉर्प्शन को उसकी डिसोल्यूशन के साथ को रिलेट किया है। तो ये जैसे जैसे ड्रग की एब्जॉर्प्शन बढ़ती है, डिसोल्यूशन बढ़ रही है, वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन भी बढ़ रही है उसकी। इसको हम कहते हैं कि ये पॉइंट टू पॉइंट को रिलेशन है। हमने 4-5 पॉइंट एक ही टैबलेट के यूज किए, एक ही टैबलेट की डिसोल्यूशन की और उसी टैबलेट मीन के उसी की बैच की दूसरी जो टैबलेट है जो कि एक सेम प्रोसेस से सेम मैकेनिज्म से बनी थी, सारी इकट्ठी बनी थी दोनों टैबलेट्स। एक को हमने इन विट्रो स्टडी की और एक ही इन विवो स्टडी की और उसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट को रिलेशन चेक किया है। ठीक है, तो ये है लेवल ए को रिलेशन। ठीक, अब उसके बाद आ जाता है कोई क्वेश्चन है इसमें तो वो पूछ ले। सर ये डी वाला जो है इसकी मतलब क्लियर समझ नहीं आई, फर्स्ट वाले दोनों की समझ आ गई, लास्ट वाले की समझ नहीं आई, इसको थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दें।
पहले वाला है एब्जॉर्प्शन का डाटा, ए वाला। बी में उसी एब्जॉर्प्शन को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया कि कितने टाइम पे कितने परसेंट ड्रग एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब, ठीक है। तीसरा जो है ये है डिसोल्यूशन, कि कितने परसेंट ड्रग कितने टाइम में डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी एक परसेंटेज का हमारे पास रिजल्ट है, ये वाई एक्सिस पे देखें 0, 20%, 40%, 60%, यहाँ पे भी 0, 20%, 40%, 60%, अगर हम इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है। अब इस परसेंटेज को इस परसेंटेज के साथ रिलेट किया हुआ है कि जब ये इसकी डिसोल्यूशन 20% थी तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी 20% थी, ठीक है। जब उसकी या अगर 20% नहीं भी थी तो एक रिलेशन था, फॉर एग्जांपल जब डिसोल्यूशन 20% थी तो एब्जॉर्प्शन 10%, जब डिसोल्यूशन 40% हो गई तो एब्जॉर्प्शन 20% हो गई, डिसोल्यूशन 60% हो गई तो एब्जॉर्प्शन 30% हो गई, तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई। ये वाला जो ग्राफ है ओके ये सर जी यस सर मुझे उसकी समझ आ गई, लेकिन मैं कह रही हूँ जो टाइम है यानी कि उसमें अगर देखा जाए सर बी वाले में, तो मतलब उसमें टाइम 4 आवर्स और लास्ट वाले में यानी कि 10-20 आवर्स, तो इसको हम इससे रिलेट नहीं करेंगे, हम जो जस्ट उनकी परसेंटेजेस से ही करेंगे। जी चौथे वाले ग्राफ में डी के अंदर टाइम नहीं आ रहा, इन दोनों की परसेंटेजेस यस आ सर। रही हैं, ठीक है ना, कि ओके यानी सर। चार ये ओके हर पॉइंट्स लिए ना हमने, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, उसके ऊपर एक परसेंटेज की वैल्यू है, ठीक है। तो उन परसेंटेजेस को दोनों तरफ परसेंटेजेस हैं, इसमें सिर्फ एक इसमें गलती है, ये एक साइड के ऊपर परसेंटेज अब्जॉर्ब होना चाहिए था, ये गलत है इसमें, ये बुक के अंदर ओके सर। चार्जर के अंदर काफी सारी मिस्टेक्स हैं वैसे इस तरह की छोटी छोटी, ओके लेकिन सर। बहरहाल जी कोई और क्वेश्चन पूछ रहा है। सर जब भी हमारे पास लेवल ऑफ कोरिलेशन ए होगा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी या एक उसके अंदर एक एक्सेप्टेबिलिटी होती है, जिस तरह ये मैंने आपको बताया हुआ कि कोरिलेशन जो है उसमें 0.999 अगर है तो जरूरी नहीं कि बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है या हर पॉइंट इसमें तो बड़ा आइडियल नजर आ रहा है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर कोई एक आध पॉइंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है तो उसको भी हम एक एक्सेप्टेबिलिटी होती है कि 0.999 अगर उसकी आर स्क्वायर वैल्यू आ रही है तो दैट इज फाइन, ठीक है। तो हर जगह पे जब भी इन विट्रो इन विवो को आपने कोरिलेट करना है तो 100% तो हो ही नहीं सकता ना, तो उसमें फिर आपको एक लेवल एक जो है एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया रखना पड़ता है, कहीं पे भी आपको एक एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया रखना पड़ता है, जिस तरह आपके एग्जामिनेशन में भी एक स्टूडेंट जिसके जो 3 क्राइटेरिया में 60 में से 60 मार्क्स आएंगे वो एक आइडियल स्टूडेंट है, ठीक है, लेकिन हर स्टूडेंट के 60 तो नहीं आते ना, उसमें फिर हमने एक एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया रखा हुआ है, फिर उसको कैटेगराइज कर दिया हुआ है कि अच्छा चले जिसके 48 से ऊपर आएंगे उसको हम कहेंगे कि ये ए ग्रेड का स्टूडेंट, ठीक है, जिसके ये 30 मार्क्स आ जाएंगे वो भी एक्सेप्टेबल है हमारे लिए, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी एक एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया होता है हर जगह, ठीक है। ये तो बड़ा आइडियल रिजल्ट आ रहा है ना इस पर, लेकिन थोड़ी बहुत वो होती है एक्सेप्टेबिलिटी होती है, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद जी कैटेगरीज लेवल बी कोरिलेशन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें अगर आपको याद हो हमने जो लास्ट सेमेस्टर में एक टॉपिक पढ़ा था मीन रेजिडेंस टाइम पीछे वाली स्लाइड में अगर देखें तो उसमें हमने एब्जॉर्प्शन हर टाइम पॉइंट पे चेक की हुई थी। मीन रेजिडेंस टाइम में हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू होती है कि मीन टाइम ऑफ फॉर विच ड्रग इज रिजाइडिंग इन द बॉडी, ठीक है। तो लेवल बी कोरिलेशन में भी ये करते हैं कि जी उसकी मीन रेजिडेंस टाइम कि कितना टाइम उसका बॉडी के अंदर रहता है और फिर उसकी जो डिसोल्यूशन है उसका मीन टाइम, ठीक है। तो यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी, स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी बेसिकली यही है कि जी मीन रेजिडेंस टाइम जो है वो स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी का एक टाइप है आपका, इन विच मीन इन विट्रो डिसोल्यूशन टाइम को रिपीट करते हैं, सॉरी रेजिडेंस टाइम को रिपीट करते हैं। मीन रेजिडेंस टाइम वो होता है कि द एवरेज टाइम स्पेंट बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल इन द बॉडी। उसमें हमने ये देखा है कि जब ड्रग एक बॉडी के अंदर जाती है, कुछ ड्रग्स फौरन बॉडी में से एलिमिनेट हो जाती हैं, कुछ जो है आफ्टर 10 आवर्स होती हैं, 20 आवर्स कंटिन्यूसली ड्रग एब्जॉर्ब भी हो रही है और एलिमिनेट भी हो रही है, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल्स ज्यादा देर तक स्टे करते हैं, कोई मॉलिक्यूल्स कम टाइम तक स्टे करते हैं, फिर हम उन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के टाइम को ऐड करके तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिवाइड करते हैं, उससे हमें हमारे पास मीन रेजिडेंस टाइम आता है, ठीक है। तो लेवल बी कोरिलेशन में क्या करते हैं कि ड्रग का इन विवो जो प्रॉपर्टी है वो उसका मीन रेजिडेंस टाइम है और इन विट्रो प्रॉपर्टी उसकी जो है वो उसका मीन डिसोल्यूशन टाइम है। मीन डिसोल्यूशन टाइम मीन कि आपने 5 मिनट्स के बाद सैंपल लिया, 10 मिनट्स पे सैंपल लिया, 20 मिनट्स पे सैंपल लिया, 30 मिनट्स पे सैंपल लिया,
उन सब की डिसोल्यूशन को आपने चेक किया, कंसंट्रेशन को देखा कि कितनी कितनी ड्रग रिलीज हुई है टैबलेट में से, और उन सब को आपने ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास मीन डिसोल्यूशन टाइम आ गया। इसमें लेवल बी कोरिलेशन में ये है कि सिंगल सिर्फ पॉइंट है, इसमें एक ही पॉइंट है, वो मीन डिसोल्यूशन टाइम एंड मीन रेजिडेंस टाइम, उन दोनों को आप कंपेयर करते हो कि अगर मीन डिसोल्यूशन टाइम और मीन रेजिडेंस टाइम आपस में कंपेरेबल है, यानी मीन डिसोल्यूशन टाइम उसका जो है वो सपोज है 2 आवर्स और उसका मीन रेजिडेंस टाइम भी 2 आवर्स है, या फिर आपने 4 फॉर्मुलेशंस की हैं और उनमें से जिसका 2 आवर्स है मीन रेजिडेंस डिसोल्यूशन टाइम और उसका मीन रेजिडेंस टाइम 4 आवर है, जिसका 3 है उसका 6 है, तो ये इसको कहेंगे कि ये लेवल बी कोरिलेशन है। ठीक है, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये परफॉर्म नहीं होती नॉर्मली, ठीक है, बट इट यूटिलाइजेस ऑल इन विट्रो एंड इन विवो डाटा, बट दिस इज नॉट पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन। ये कह लेंगे जो पिछले वाले में हमने किया उसमें जितनी भी हमारे पास 4 5 6 ये जो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इन सब का मीन अगर हम ले लें दोनों साइड से, इसकी परसेंटेजेस का मीन और इसकी परसेंटेज का मीन, अगर आसान समझने के लिए, तो उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट बनेगा हमारे पास इधर, उसका कंपैरिजन है, तो ये लेवल बी कोरिलेशन है। ठीक है, इस कैन नॉट जस्टिफाई द फॉर्मुलेशन मॉडिफिकेशन। अब ये है कि अगर आपके पास लेवल बी आपने कोरिलेशन एस्टैब्लिश किया हुआ है, तो उसको हम जब भी कोई चेंज करेंगे फॉर्मुलेशन में, कोई एक्सिपिएंट चेंज किया है, कोई मैन्युफैक्चरिंग मेथड चेंज किया है, कोई इंडस्ट्री चेंज किया है, तो उसके लिए हम एक जगह पे अगर एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड है तो उसको हम नई जगह पे जाके उसको उसी को यूटिलाइज करके तो वेव ऑफ नहीं कर सकते नई स्टडी को। ठीक तो दिमाग ना खराब करो, पहले खराब। अच्छा जी, उसके बाद आ गया लेवल सी कोरिलेशन। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है इसमें। लेवल सी कोरिलेशन एस्टैब्लिशेस लेवल सी को हम कल ना कर लें क्योंकि अभी टाइम इसके ऊपर शो हो रहा है कि जी टाइम थोड़ा है, ये जो क्योंकि 40 मिनट्स का लेक्चर है ना, ओके सर, कल कर इसको आप करें। ये जो 2 लेवल्स है ना, इसको आप बैठ के पहले अच्छी तरह बुक में से देखें, मैं प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, और इसको आप जो है ना वो देखें, फिर कल हम लेवल सी को करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी अगर उसके एग्जांपल सारी नहीं कर सकेंगे तो फिर उसका फायदा नहीं होगा। ठीक, तो इसको हम कल करेंगे। बाकी ये जो चैप्टर है ये भी मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ये शार्जल का पूरा चैप्टर शायद मैंने शेयर किया हुआ है आपसे या नहीं। क्या हुआ सर इस चैप्टर अच्छा को चलें, लेकर ये के जो फिर? कोरिलेशन वाला पार्ट है ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, उसके उसका चैप्टर भी आप पढ़ें और ये प्रेजेंटेशन देखें और उसकी रिकॉर्डिंग भी सुन के आप समझ लें, तो फिर बाकी जो है वो हम कल इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक का कोई क्वेश्चन आया तो वो बता दें। सर एक बार लेवल ऑफ कोरिलेशन एक ही डेफिनेशन रिपीट कर दें, मतलब थोड़ा लेवल ए कोरिलेशन अभी आपने ये देख लिया ना कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हमारे पास ये 7 8 पॉइंट्स इसके हैं और 7 8 पॉइंट्स इसके हैं। परसेंटेज ऑफ ड्रग डिजॉल्व एब्जॉर्ब्ड, परसेंटेज ऑफ ड्रग डिजॉल्व, और उन सबको हमने आपस में कंपेयर कर लिया एक ग्राफ में, एक पॉइंट दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, इसका यानी ये पहले वाला पॉइंट इसका ये है और इसका ये है, उसका ये पॉइंट आ गया, दूसरे की ये वैल्यू इसकी है और ये वैल्यू इसकी है। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन देखें, is the highest level of correlation and represents a point-to-point relationship between in vitro dissolution and in vivo input rate of drug from the dosage form. In vitro dissolution and in vivo absorption अगर आप इसको कर लेंगे तो ये आसान समझने के लिए, ये जरा लैंग्वेज थोड़ी दूसरा वर्डिंग यूज करके, इनपुट रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम द डोजेज फॉर्म मीन के ड्रग की एब्जॉर्प्शन, इन विट्रो डिसोल्यूशन और इन विवो एब्जॉर्प्शन की परसेंटेजेस को कंपेयर किया है, और वो फिर उसने जो है वो IVIVC जो है वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि ये लेवल ए कोरिलेशन है। जब ये एस्टैब्लिश हो जाता है तो उसमें अगर हम छोटी मोटी चेंजेस कर भी लेते हैं कि जो है उसके अंदर रॉ मटेरियल चेंज करते हैं, मेथड चेंज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट चेंज करते हैं, या डोज की स्ट्रेंथ चेंज करते हैं, तो उसमें हमें नए फार्मूलेशन के लिए IVIVC एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। यही वाला IVIVC वहां पे भी यूज हो सकता है, इनके नई फार्मूलेशन के लिए भी हमें इन विवो स्टडी करने की जरूरत नहीं है। इन विट्रो स्टडी जो है वही हमें गाइड कर देगी इसकी इन विवो क्या परफॉर्मेंस होगी इस ड्रग प्रोडक्ट। जी थैंक यू सर। ठीक है जी, अभी हम जो आज की जो लैब करते हैं ना उसके अंदर हम यही काम लैब में करते हैं, ठीक है, वहां से आपको जरा ज्यादा समझ आ जाएगी इसकी पॉइंट्स की। ठीक है, यस सर।
चलें ठीक है, इसको फिर मैं अभी बंद करता हूँ। तो अभी फिर 5-10 आपका मिनट टाइम तक, क्या है? अभी 10 मिनट तक स्टार्ट कर लेते हैं। नया अगला लेक्चर 2 बजे है ना आपका? जी सर। हाँ बस ठीक है, 10 मिनट तक चाय शाय पी लें आप लोग, ठीक है। सर ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों लेंगे या हाँ हाँ schedule के सारा, वो मुताबिक सिर्फ ग्रुप? उसको मैंने, वो जो उसके अंदर मैंने किया हुआ है वो सिर्फ इसलिए कि जो, क्योंकि पहले से ग्रुप्स में हम करते आए हैं तो वो पैटर्न एक वही रहे उसकी जो है, लेकिन हमने परफॉर्म सबने ये इकट्ठा ही करना है इसमें, ठीक है? वो ग्रुप्स अलग अलग नहीं आएंगे, मॉर्निंग इवनिंग दोनों के सारे ग्रुप्स आएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें हम बार बार जो है वो उस तरह नहीं ना कर सकते कि वहाँ पे तो स्पेस का इशू होता है, यहाँ पे स्पेस का तो इशू नहीं है, यहाँ पे तो हमने एक ही काम एक ही दफा कर लेंगे सारे। चलें ठीक है फिर, थैंक यू।